सर आपने पहला प्रयास दिया, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो सर प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया? किस तरीके से आपने पढ़ाई किया? आपने 1 साल या 2 साल प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। थी ना, मैं बचपन से एक अच्छा खासा टॉपर स्टूडेंट था। कभी फेल्योर नहीं मिला था, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं थी कि जो नहीं मिला था। और ये फर्स्ट टाइम सेटबैक मिला था, तो काफ़ी ईगो जैसा हर्ट हो गया, तो थोड़ा बुरा लगा था कि मेरा कैसे नहीं हुआ। सर मैं देख रहा था तो आपने ऑप्शनल के अंदर जो है 291 मार्क्स स्कोर कर लिया है। that और was- आप थर्ड टॉपर हैं एंथ्रो ऑप्शनल के, आपका एंथ्रो ऑप्शनल है। तो सर आपने एंथ्रो ऑप्शनल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया? उसके अलॉन्ग विद दैट एक क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने अपने प्री के बाद मेंस के लिए। एक वेल नोन शिवा तेजा सर करके है, उनके एक एंथ्रो 555 करके एक कोर्स आता है एंड उनकी टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन किया था। आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर माई गेटिंग इनटू द लिस्ट। बट सर अगर कोई बिगनर है और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी आज से स्टार्ट कर रहा है, आपकी वीडियो को देख के अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाना चाहे, तो आप ऐसी कुछ क्वालिटी बता दें, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता दें जिससे अगर वो इंक्लूड करता है, जिससे अगर वो करता है तो उसका यूपीएससी एग्जाम जो क्वालिफाई करने का चांस है पहले दूसरे प्रयास में हो जाए। क्या आप किस तरीके से अपना आंसर लिखते थे? क्या स्ट्रक्चर होता था आपके आंसर का? सर जीएस का गेम ना बहुत अलग है। वहाँ पे ना तुम्हें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज तुम्हारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है और तुम्हें 50 पेज भरने होते जी। हैं उन 3 घंटों में। जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी एग्ज़ाम और उससे रिलेटेड स्टोरीज आप सबने सुनी तो बहुत होंगी, और कहीं ना कहीं उन्हीं स्टोरी को सुनकर आप कहीं कहीं ये मोटिवेट हुए होंगे कि अब मुझे भी यूपीएससी एग्ज़ाम देना है, मैं भी बनूंगा आईएएस, मैं भी बनूंगा आईपीएस, और ये मोटिवेशन आपके अंदर आया होगा। पर केवल मोटिवेशन से तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक कर नहीं पाते हैं, उसके लिए चाहिए होती है एक अच्छी स्ट्रेटजी। और एक अच्छी स्ट्रेटजी वही दे सकता है जिसने कभी यूपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, जिसके पास यूपीएससी एग्ज़ाम का एक अच्छा आइडिया हो। और एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ एक ऐसे आज के हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई किया यूपीएससी 2024 के अंदर। सर की जो रैंक रही है वो 500 रही है, और सर का नाम है आकाश। तो आज के इस वीडियो में हम सर के साथ बातचीत करके सर की स्ट्रेटजी को, सर के एक्सपीरियंस को, सर की जर्नी को आप सब तक पहुंचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि सर के माध्यम से आप सब कुछ सीख पाएँ और उसे इम्प्लीमेंट करें अपनी तैयारी के अंदर, और आप भी यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहले सर आपको बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। सर हम शुरुआत करेंगे तो हम चाहेंगे थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हम सबको बताएं कि आपने पढ़ाई लिखाई किस तरीके से किया, क्या आपकी जर्नी रही है एजुकेशनल बैकग्राउंड वाली? सर मेरी जर्नी के बारे में बोलना चाहा तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और मेरा 10th का जो एजुकेशन है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में हो गया, एक सरकारी, ना कि कोई कॉन्वेंट और कैम्ब्रिज स्कूल नहीं, ये बल्कि एक गवर्नमेंट स्कूल में लगभग मराठी मीडियम में मेरा एजुकेशन हो गया है। और 10वीं के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो MBBS एज ए मेडिकल कॉलेज केम हॉस्पिटल मुंबई यहाँ से किया है। वहाँ पे मैंने 6 साल प्रिपरेशन की और 2022-23 में मैं पास आउट हो गया। उसके बाद में मैंने एक कुछ साल एज ए मेडिकल ऑफिसर बोल के एक PSC में काम किया था। और वो होने के बाद एक मन में लगा कि नहीं, अभी फुल फ्लेज प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उसके बाद मैं फुल फ्लेज जॉब छोड़ के प्रिपरेशन में आ गया और नेक्स्ट 2-3 ईयर्स ऑफ प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रही, और दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट और उसमें मुझे ये 500 रैंक प्राप्त हो गई। जी सर, अभी आपने बताया कि आपने एज ए मेडिकल ऑफिसर भी काम किया हुआ है, तो हम यूपीएससी वाले एस्पेक्ट पे आए, इससे पहले हम उस पर आना चाहेंगे। जरूर। क्या आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा था? सर मज़ा तो बिल्कुल आ रहा था। लाइक इट्स हेल्थी, जो डॉक्टर का है बड़ा नोबल प्रोफेशन और रिस्पेक्टेड भी है समाज में, उसको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है। बट व्हाट आई थॉट ना कि जो एक प्लेटफॉर्म है, जो मेरा एक लोगों के साथ मिलना जुलना, एक हॉस्पिटल में तुम लगभग कितने 30-40 पेशेंट दिन में भी देख पाओगे, बट एज अ तुम जब ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हो तब तुम्हें एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। तुम पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो पीपल है एज अ DM उनको ये डील करते हो एक, और जब हायर लेवल पे जाते हो तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में तुम अपना योगदान दे सकते हो। तो दैट्स अ वेरी big platform to deal, to contribute to society. So I thought it will be better to switch towards the bureaucracy. जी सर, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आपने MBBS किया हुआ है, तो आपने पहले तो नहीं सोचा होगा सिविल सर्विसेज के बारे में। आपने सर कब सोचा इसके बारे में? बिल्कुल सही बात कही है। एक तो पहले तो नहीं सोचा था, जब मैं इंटर्नशिप होती है, जैसे कि MBBS पूरे 5.5 साल का होता है, जैसे लास्ट का 1 ईयर जो होता है ना हमारा इंटर्नशिप का होता है। तब मैं इंटर्नशिप कर रहा था और मेरे कुछ सीनियर्स थे तो वो सेलेक्टेड हो गए थे। एक था जो IPS में सेलेक्टेड हो गए थे, तो उनका एक मिलके मुझे एक मोटिवेशन सा बोलते हैं ना, एक जुनून सा आ गया। सो आई डिसाइडेड कि नहीं यार,
पीजी वीजी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और कुछ ये करते हैं, सिविल सर्विस का यूपीएससी का अटेम्प्ट दे देते हैं। सो उसके बाद में मेरा इधर डाइवर्ट हो गया। जी सर, जब मैं आपके ऊपर रिसर्च कर रहा था इस पॉडकास्ट को करने से पहले, उस दौरान मैंने देखा कि जब आपने पहला प्रयास अपना दिया, हाँ, उस टाइम ही आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच गए, पर्सनालिटी राउंड तक पहुंच गए, और उसके बाद सर आप एमबीबीएस बैकग्राउंड से आते हैं। तो सर क्या आपके पास कोई ऐसा गाइडेंस देने वाला था आपके फैमिली में जिसने आपको गाइड किया, जिसकी वजह से आपने प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट, या फिर आपका कोई ऐसा रिलेटिव या फिर कोई ऐसा फ्रेंड जिसने आपको गाइड किया हो? टू बी फ्रैंक, मैं एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, ऐसे बताया था। और मैं अपने घर में एक फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हूँ, ना ही मेरे घर में कोई पहले डॉक्टर था, तो वही एक बड़ी चीज़ थी। और उसके बाद में फर्स्ट टाइम एक बड़ा ऑफिसर लेवल का एक ऑफिसर मेरे घर में हो गया है, वो एक बड़ी बात है। तो ना ही मुझे कोई घर से सपोर्ट था, बट एक कॉलेज में था तब कोई मेरे सीनियर्स थे, वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनका मैंने गाइडेंस लिया था। और बाकी जो इंटरनेट की सुविधा है, यूट्यूब्स है, उन सब पे मैंने फॉलो किया था, देखा था रिसर्च करके कि टॉपर्स वगैरह उनकी नाम, स्ट्रैटेजी, तो वही से मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी। जी सर, आप तो फर्स्ट जनरेशन वाले हैं, अब Yes. आपके बाद तो और लोग मोटिवेट Yes, होंगे sure, आपसे, sure. और एमबीबीएस भी फोड़ेंगे, यूपीएससी एग्जाम भी फोड़ेंगे। हाँ। सर थोड़ा सा हम बात करेंगे प्रीलिम्स वाले तैयारी के स्ट्रेटजी के ऊपर। Yes. सर आपने पहला प्रयास दिया, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो सर प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया, किस तरीके से आपने पढ़ाई किया? आपने 1 साल या 2 साल प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, तो सर क्या स्ट्रेटजी रही आपकी इसके लिए? प्रीलिम्स के रिगार्डिंग मेरी स्ट्रैटेजी जो रही वो है कि मैं मल्टीपल मॉक टेस्ट होती है, जो अपना कोचिंग हो या फिर जो कोचिंग अपना वीकली टेस्ट सीरीज़ लगाती है, उनमें जो टेस्ट कंडक्ट करती है वो तुम्हें देना होता है, जिससे तुम्हें एक रियल टाइम एक इन्वायरमेंट मिल जाए कि और वहाँ पे तुम ऑन द स्पॉट अच्छा परफॉर्म कर पाओ। तो मल्टीपल मॉक टेस्ट, दैट वाज माय वन स्ट्रॉन्ग पॉइंट। एंड जो करंट अफेयर है, जो तुम्हारे सराउंडिंग घर है, उस पर काफ़ी तुम्हें गौर करना पड़ेगा कि हर कोई छोटी मोटी चीज़ है वहीं से क्वेश्चन बन सकता है। यू शुड हैव दैट माइंड सेट कि भाई यूपीएससी वाला बंदा है और तुम्हें उसी एंगल से देखना है कि आजू बाजू क्या घट रहा है। तो यू शुड एक्सपेक्ट कि हाँ, इससे ये क्वेश्चन प्रोबेबल हो सकता है, तो उसके बारे में तुम जो हो रहा है बाद में जाके स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड मल्टीपल रिविजन्स, एंड वो तो स्टैंडर्ड बुक्स तो सेम ही है, सभी लोग वही रेफ़र करते हैं। तो वही जो इसके पहले वाली बात बताई, दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस। जी, मतलब सर प्रीलिम्स के लिए हमें अगर ये समराइज करें आपकी स्ट्रेटजी को, तो आपने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया, यस, पीवाईक्यू सॉल्व किए, Yes. और इसी तरीके से आपने किया। मल्टीपल मॉक टेस्ट जी। और करंट अफेयर को ज़्यादा वेटेज देना। ओके सर। सर थोड़ा सा मेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। Sure. सर मेंस के अंदर जीएस एक होता है, जीएस का 4 पेपर होता है, 4 एक होता है। इससे होता है और 2 ऑप्शनल होता है। सर मैं देख रहा था तो आपने ऑप्शनल के अंदर जो है 291 मार्क्स स्कोर कर लिया है, Yeah, that और was- आप थर्ड टॉपर हैं एंथ्रो ऑप्शनल के, आपका एंथ्रो ऑप्शनल है। तो सर आपने एंथ्रो ऑप्शनल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर किया? एंथ्रो, देखो एंथ्रो मेरा ना मेडिकल बैकग्राउंड था, एंड मेडिकल एंथ्रो में भी कैसा होता है कि वहाँ उसमें एक मेडिकल बायोलॉजिकल पार्ट भी आता है और सोशल पार्ट भी आता है। सो आई थॉट कि बायोलॉजिकल पार्ट तो मेरा पहले से है ही, सो मैं सोशल कल्चर पार्ट कर सकता हूँ, और इसीलिए मैंने एंथ्रो एज अ सब्जेक्ट ऑप्शनल चूज़ कर लिया। उसके बारे में स्ट्रैटेजी कहे तो वो लगभग 2-3 साल का सफ़र था एंथ्रो के लिए, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने जो अपने स्टैंडर्ड बुक्स है वो रेफ़र किए थे, और एक वो तो सब लोग यूज़ करते हैं। उसके अलॉन्ग विद दैट एक क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था मैंने अपने प्री के बाद मेंस के लिए। एक वेल नोन शिवा तेजा सर करके है, उनके एक एंथ्रो 555 करके एक कोर्स आता है, एंड उनकी टेस्ट सीरीज ये ज्वाइन किया था। आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी, एंड एंथ्रोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर माई गेटिंग इनटू द लिस्ट। जी सर, अभी आपने जिन फैकल्टी का नाम लिया, हाँ, शिवा तेजा सर, उनके बारे में मैंने आपसे पहले भी 1-2 बार सुन लिया अच्छा। है। एक अभिषेक सिंह सर है, उनका एंथ्रो के अंदर फर्स्ट रैंक आया है, हाँ। वो एंथ्रो टॉपर है, उनका 78 रैंक है यूपीएससी के अंदर। यस, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने शिवा तेजा सर से किया था। एक हरि कृष्णन सर हैं, उनका 755 रैंक है, उन्होंने भी उनका जिक्र किया, और अब आप तीसरे हैं जो आप उनका जिक्र कर रहे हैं। तो सर क्या उनकी अप्रोच है ऐसी कि वो पढ़ाते हैं तो अब वो टॉपर लगातार दे रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, बट उनकी जो टीचिंग की स्टाइल है वो काफ़ी अलग है, यूनिक है। वो उनको मार्केट में जो फोर्सेस है उनके मतलब उनसे डिफ्रेंशिएट करती है। जो मैं सोच रहा था कि कहीं अभी प्री निकल गया है तो क्रैश कोर्स करना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने भी दे दिया एंथ्रो से दे दिया था, उसमें मेरा 260 स्कोर था। 260 इज़ अ एवरेज स्कोर, तो थोड़ा और इनरिचमेंट करने के मैं सोच रहा था।
तो मैंने शिवा तेजा सर का नाम सर्च कर लिया और उनसे मैं डेमो के लिए गया था, डेमो के लिए उनसे लिया था। तो सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे से बात कर लिया और समझा दिया कि क्या क्या सर ने बोला कि तुम्हारा तो बेसिक तैयार है और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो उन्होंने जो सपोर्ट किया है इम्प्रूवमेंट के लिए, आई थिंक दैट वाज क्रूशियल फॉर दैट। सो वो 260 टू 291 का जो सफ़र है वो उसी वजह से हो पाया, मुझे ऐसा लगता है। सर कहीं ना कहीं उन्होंने पर्सनल गाइडेंस दिया। सर अभी आपने उनके कोर्स एंथ्रो 555 का बात किया ना? यस। तो सर एंथ्रो 555 के बारे में थोड़ा सा हम सबको बताएं कि किस तरीके से उसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, क्या कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका एंथ्रो ऑप्शनल होगा। थोड़ा सा वो रिलेट कर पाएंगे कि एंथ्रो के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से टॉपर जो हैं वो पढ़ के आए हुए हैं। सर बिल्कुल, क्या यूपीएससी की जर्नी कैसे लॉन्ग होती है, किसी को 2 साल या 3 साल, और बच्चे का भी फाउंडेशन लिया होता है 2-3 साल पहले। तो 555 एक जो है शिवा तेजा सर का एक क्रैश कोर्स है जो ना एक तुम्हें शॉर्ट ड्यूरेशन में एक मल्टीपल टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लेता है, और तुम्हारा वैल्यू एडिशन जो बोलते हैं, एनरिचमेंट, बेसिक से जब तुम अबव जाते हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है मुझे। उसमें जो है सर लेटेस्ट जो हैपनिंग्स है एंथ्रोपोलॉजी में, बीट आर्कियोलॉजिकल हो या फिर सोशल कल्चर में कोई लेटेस्ट केस स्टडीज़ हो जो हाईलाइट हुई है न्यूज़पेपर में वगैरह, सर कंबाइन कर लेते हैं और उसके एक लिस्ट बना के देती है, लिस्ट बना के देते हैं केस स्टडीज़ की। सो आई यूज़ दैट केस स्टडीज़ इन फॉर मल्टीपल टाइम्स इन माई पेपर। दैट वाज वन थिंग। अनदर इज़ सर्स द 1-to-1 सेशंस, द मेंटरशिप्स। जब कभी तुम्हें कोई डाउट आता है तो यू कैन कनेक्ट विद सर। बाकी टीचर्स के साथ मैंने देखा है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने बताया है कि एक बार कोर्स ले लेते हैं बट बाद में उनसे जो डाउट क्लियर करना है, क्या कनेक्ट होना है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अवेलेबल नहीं होते। बट मेरा जो एक्सपीरियंस था पर्सनल शिवा तेजा सर के साथ, रियली ही वाज ऑलवेज विद मी। लाइक उनके साथ मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट था, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप बनाया था, और जब सारे बच्चे थे पीर रिव्यूज़ करते थे तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल था। और उनकी सर की एक टीचिंग स्टाइल भी काफ़ी यूनिक है, दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जी सर, आपने ऑनलाइन कोचिंग लिया था एंथ्रो के लिए कि ऑफलाइन लिया था? सर ऑनलाइन। ऑनलाइन। सर आपको ऑनलाइन के अंदर पर्सनल गाइडेंस भी मिल रहा है? हाँ श्योर। वो एक वीकली उनका कॉल भी होता है एंड पर्सनल एक ग्रुप भी होता है जहाँ पे सारे मेंबर्स एक साथ डाउट सॉल्व करते हैं। इवन सर आल्सो कंट्रीब्यूट्स, और कुछ सेलेक्टेड लोग्स भी होते हैं वो भी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं जिसके होलिस्टिकली तुम्हारा हेल्प हो जाए। जी सर, ये एक यूनिक फीचर है क्योंकि जब हम ऑनलाइन लेते हैं तो जनरली हमें देखने को नहीं, यहाँ पे सारे लोग एक साथ मिल के हेल्पफुल हो जाता है। जी सर, थोड़ा सा मेंस के ऊपर जो जीएस सब्जेक्ट होता है उन पे भी बात करते हैं। Yes. सर उस पर आपका कितना मार्क्स आया था जीएस में? सर मेरा 410। सर ये भी अच्छे मार्क्स हैं। हाँ, तो ये आपने मेंस के लिए जो जीएस पेपर होते हैं उनको आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? आप किस तरीके से अपना आंसर लिखते थे? क्या स्ट्रक्चर होता था आपके आंसर का? सर जीएस का गेम ना बहुत अलग है। वहाँ पे ना तुम्हें आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज तुम्हारे पास काफ़ी लिमिटेड टाइम होता है और तुम्हें 50 पेज भरने होते हैं उन 3 घंटों में, और कंटेंट भी अच्छा लिखना होता है विद एलिजिबल हैंड राइटिंग। सो मेंस के टेस्ट सीरीज लगाना और उसके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना खूब, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो मैंने किया। एंड करंट अफेयर को कवर करना, जो लगभग पिछले एक साल का करंट अफेयर्स है उनको अच्छे तरह से पढ़ना, उनके नोट्स बना के मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। जी सर, आपका जीएस के अंदर भी अच्छा मार्क्स रहा, आपका ऑप्शनल के अंदर भी अच्छा मार्क्स रहा। तो सर आप इंटरव्यू राउंड में जो आपने दिया, जो पर्सनालिटी राउंड दिया, उसमें आपको कितना मार्क्स आया? टू बी सैड, इंटरव्यू में थोड़ा मार्क्स मेरा कम था। इट वॉज 124 मार्क्स। 124 मार्क्स? मे बी वन ऑफ द लोएस्ट मार्क्स आई हैव गॉट। सर मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा नंबर और मिला होता तो आप आज टॉप 10 या टॉप जस्ट और 15 मार्क्स और मिल जाते तो मुझे आईएएस रैंक मिल जाता आराम से। अरे सर कोई बात नहीं सर। सर थोड़ा सा आप अपने पर्सनालिटी राउंड बारे में हमको बता ही दें अब, क्योंकि अब आपका थोड़ा सा कम मार्क्स आया है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपसे किस तरीके से क्वेश्चन किया गया और आपसे कुछ मिस्टेक्स अगर हो पाई हो, मतलब कि आपको लगता है क्या है कि अगर आपने ये भी थोड़ा सा अच्छा किया होता तो आपको पर्सनालिटी राउंड के अंदर अच्छा मार्क्स मिला होता। सर आई थिंक व्हाट आई फाइंड ना कि जो मेरे से कमी रह गई तो कम्युनिकेशन स्किल, जो एक यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज होती है वो प्रॉपरली तुम्हें यूज़ करती आनी चाहिए, एंड मे बी दैट वन फैक्टर, और देर आर मल्टीपल फैक्टर विच मेक्स वी कांट पिन पॉइंट वन सिंगल फैक्टर फॉर दैट। सर कोई ऐसा क्वेश्चन रहा हो जो कि आपको लगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काइंड का है?
सर अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़। इंटरेस्टिंग तो नो, देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम लाइक ट्रेडिशनल क्वेश्चंस कि डॉक्टर से ये डॉक्टर प्रोफेशन से ये तुम ब्यूरोक्रेसी में क्यों आना चाहते हो, काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सर ये क्वेश्चन हम प्लान बी से रिलेटेड करना चाहेंगे। Sure, sure. क्योंकि जब हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि श्योरिटी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। हमें ये नहीं पता है कि हम किस अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम प्रिपेयर बहुत अच्छे से करते हैं, हमें ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट फिर भी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो सर प्लान भी ऐसे में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ज़रूर, मैं तो कहूँगा कि हर किसी बच्चे को प्लान बी रखना ही चाहिए, बिकॉज द जर्नी ना 1-2-3 साल पता नहीं 1 साल चलेगी या 5 साल चलेगी, और उस जर्नी में काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है, फाइनेंशियल बर्डन होता है, और हर किसी की कंडीशन नहीं होती है बाबा कि वो 5 साल तक झेल सके। सो आई थिंक हैविंग अ प्लान बी इज़ अ गुड ऑप्शन। इवन मैं भी खुद अपना प्लान बी सोच रहा था। जो मेडिकल एग्जाम MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, जहाँ पे तुम सुपर स्पेशलाइजेशन वगैरह करते हो, MD MS, तो उस एग्ज़ाम होती है नीट PG, उसके लिए भी मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था। जब मेरा मेंस ख़त्म हो गया और रिज़ल्ट बाकी था, तो बीच में 2-3 महीने का गैप होता है, उस टाइम में मैंने नीट PG के लिए प्रिपेयर कर लिया था, स्टार्ट कर दिया था। तो मैं एडवाइस करूँगा कि हर किसी को कि बाबा प्लान भी होना ही चाहिए, बीट तुम्हारा स्टेट PCS हो या फिर तुम्हारा कोई दूसरी छोटी मोटी एग्ज़ाम हो, या तुम फिर जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है उस में कुछ फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट तुम देख सकते हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, बट तुम्हें एक माइंड में होना चाहिए प्लान बी। जी सर, अभी आपने शुरुआत में बताया था कि आपके फैमिली के अंदर पहले से कोई सिविल सर्वेंट नहीं है, आपके रिलेशन मतलब रिलेटिव में भी नहीं है, कुछ सीनियर ऑफिसर रहे हैं जो आपके मतलब कॉलेज के सीनियर रहे, आपने उनसे गाइडेंस लिया। तो सर हम यहाँ पे जानना ये चाहेंगे कि केवल आपको उन्होंने ही गाइड किया या फिर कोई आपका ऐसा मित्र रहा हो जिसने आपको आपकी जर्नी के अंदर थोड़ा सा हेल्प किया हो और आप उसको अपनी सफलता का कुछ श्रेय देना चाहते हैं? सर बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज मेरी जर्नी है जो 2-3 साल की रही है, और काफ़ी हेक्टिक भी, उसमें अप्स एंड डाउन्स थे। तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे एक लगभग करीब के दोस्त है, एक अमर नाम का दोस्त है, धनंजय, साहिल, ये सब दोस्त है। उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, मतलब जब कभी पैसों की कमी तो पैसा दे दिया। उनके इमोशनल जो एक सपोर्ट होता है, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में था तब नहीं हुआ तो मैं काफ़ी दुखी हो गया था। एक होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जोश होता है कि नहीं बाबा कर लेंगे, बट नहीं हुआ तो काफ़ी डिप्रेस हो गया। तो तब वही दोस्त थे जो मेरे साथ घंटे घंटों बैठे थे, अरे नहीं तुम कर लो, हो जाएगा। एंड दैट वाज वन थिंग आई थिंक, उससे मैं कम बैक कर लिया और हो गया बाद में। तो जी, इसका मतलब कि सर कहीं ना कहीं एक अच्छे फ्रेंड सर्कल जरूर होना चाहिए, सर्कल में होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक अच्छे फ्रेंड होंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से गाइड करेंगे guide और आपको ये पता होगा कि हाँ। तो अपन देखते हैं कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, लोनलीनेस में हो जाता है, ये बिकॉज ऑफ दैट थिंग। जब तुम्हारे साथ एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो होना चाहिए फ्रेंड्स वगैरह। जी सर, आपके कुछ फ्रेंड मतलब जिनका आपने नाम लिया वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं कि मतलब केवल फ्रेंड? हाँ नहीं, और सब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसी में दौरान मेरी फ्रेंडशिप हो गई है उनसे। ओके सर, अभी आपने जिक्र किया कि जब आपने पहला अटेम्प्ट दिया उस दौरान आपका नहीं हो पाया तो आप डिमोटिवेट काइंड के हो गए। फिर आपके फ्रेंड्स ने आपको फिर से मोटिवेट किया और फिर से आपने पूरी लगन के साथ यूपीएससी एग्जाम दिया। सर ये आपके साथ ही नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके साथ ये होता है। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, हमें फेलियर का सामना करना होता है, उस वक्त हमें लगता है कि यार मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, मेरा नहीं हो पाया। तो सर जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं उस वक्त अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रखें, उस वक्त किस तरीके से ये भरोसा दिलाएं कि अगर हम नेक्स्ट अटेम्प्ट देंगे तो हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे? देखो उसके लिए तो चीज़ है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में एक तो आत्मविश्वास होना चाहिए, खुद में जो हार्ड वर्क की है उस पर कैपेबिलिटीज़ है उस पर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरे की जो एग्जांपल देखो, अभी जो सिलेक्शन हो रहा है यूपीएससी में, तो जो एज ब्रैकेट है जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का सिलेक्टेड, तो वो 26-27 साल के हैं जो मैक्स कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। इवन दिस ईयर्स का अब एग्जांपल है शक्ति दुबे, तो 5वें अटेम्प्ट में मैम का सिलेक्शन हो गया। तो दैट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ना, कि जिसका प्री क्लियर नहीं हो रहा है और 5वें में फर्स्ट रैंक कर रहा है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है हमारे पास। सो आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट वन। तो खुद में अपना आत्मविश्वास रखो, एक प्लान बी के बारे में सोचो, इट विल बी बेटर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बन जाओ, इसी दौरान कुछ छोटी मोटी जॉब पकड़ हो सके तो तुम कर सको, और जो अपना हार्डवर्क है वो कंटिन्यूसली तुम्हें करना लगेगा। परसिस्टेंस इज़ अ थिंग विच इज़ मच नीडेड इन यूपीएससी प्रिपरेशन आई थिंक। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया और हम देख भी रहे हैं कि अब की बार जितने टॉपर आए हैं, मतलब जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, लगभग लोगों का यह है कि तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां प्रयास है। तो हम ऐसा देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई इतना टाइम तो लगता ही होगा यूपीएससी एग्जाम में। बट अगर कोई बिगनर है और यूपीएससी एग्जाम की तैयारी आज से स्टार्ट कर रहा है, आपकी वीडियो को देख के अगर वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाना चाहे
तो आप ऐसी कुछ क्वालिटी बता दें, कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बता दें जिससे अगर वो इंक्लूड करता है, जिससे अगर वो करता है तो उसका यूपीएससी एग्जाम जो क्वालिफाई करने का चांस है पहले दूसरे प्रयास में हो जाए। तो फर्स्ट थिंग इज जितना तुम जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम ग्रेजुएशन कर रहे हो उसके सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में स्टार्ट करोगे तो लगभग तुम्हारा इजीली फर्स्ट या सेकंड ईयर में होना चांसेस बढ़ जाते हैं। सो पहले से स्टार्ट करो। सेकंड इज़ अ मेंटरशिप, जो तुम्हारे जो मेंटर्स है उनको अच्छे से सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज तुम्हें गाइडेंस करने वाला होना चाहिए। बिकॉज यूपीएससी ना काफ़ी बड़ा है, बहुत सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो उसके ड्यूरिंग जर्नी में हमें कोई चाहिए कि जो मैं दिशा दिखाए, गाइडेंस करने के लिए कोई चाहिए, वो एक होना चाहिए। और तीसरा है कि रिसोर्सेज, जो बुक्स तुम रेफ़र कर रहे हो वो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड वाली होनी चाहिए। जी सर, आपका एंथ्रो के अंदर ओवरऑल 291 मार्क्स रहा है। यस। तो सर इसके अंदर दो पेपर होते हैं, हर ऑप्शनल के अंदर दो पेपर होते हैं। तो सर पेपर 1 में आपका कितना मार्क्स रहा, पेपर 2 में आपका कितना मार्क्स रहा? पेपर 1 में 145 एंड 146। ओके सर, तो आप थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि दोनों पेपर के अंदर क्या सिमिलरिटी आपको देखने को मिली जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो क्या क्या सिमिलर आपको देखने को मिलता है सिलेबस के अंदर दोनों पेपर के, क्या क्या आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, और किस तरीके से जब प्रिपेयर करते हैं हम तो दोनों पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ? पेपर 1 में बेसिकली क्या होता है, सोशल कल्चर पार्ट होता है। उसमें जो सोशल थिंकर्स आते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल उनकी थेरीज होती है, उनके जो पर्सपेक्टिव व्यूज़ है वो होते हैं, तो वो काफ़ी बेसिक और फाउंडेशन पार्ट होता है। जो थेरीज और थिंकर है ना पेपर 1 में, वो तुम ना अगर तुम्हारे स्ट्रांग हो गए तो तुम वो पेपर 2 में भी यूज़ कर सकते हो, और जो अलग अलग जो क्वेश्चन भी है उसमें भी तुम ऐड ऑन कर सकते हैं एज ए वैल्यू एडिशन। तो तेजा सर ने ना काफ़ी हमें यूनिक वे में बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन आया है और उसके रिलेटेड कोई थेरीज वगैरह तुम हाउ टू मेंशन होगा, कैसे इनकॉर्पोरेट करें, भले ही क्वेश्चन की डायरेक्टली डिमांड ना हो और फिर भी तुम अगर उसमें ऐड करोगे तो वो एग्जामिनर है उसको एक पता चल जाएगा कि लाइक ही इज़ नोन, वेल नोन, उसने पढ़ाई की है बच्चे ने और अच्छा बच्चा है। सो वन थिंग। एंड उसमें जो होता है सेकेंड पार्ट जो होता है पेपर 1 का, वो बायोलॉजिकल पार्ट होता है जिसमें हम जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो शिवा तेजा सर ना इसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है, जो हैपनिंग्स है, जैसे फिंगरप्रिंट्स है या डीएनए एडिटिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जिसमें जो कुछ भी अभी नई नई चीज़ें डेवलप हो रही है उसमें तुम्हें अपडेट होना होता है, और इसके इथिकल पर्सपेक्टिव भी काफ़ी आजकल पूछे जा रहे हैं। तो शिवा तेजा सर ने ये काफ़ी अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर किया था, जिसकी वजह से मुझे ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। अगर पेपर 2 के बारे में बोलना चाहा तो ये काफ़ी डिफरेंट है, ये काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट होता है। पेपर 1 इज़ मोर ऑफ ए थ्योरेटिकल। पेपर 2 में कैसा होता है, यहाँ पे हम इंडियन पर्सपेक्टिव स्टडी करते हैं, इंडियन विलेज, कास्ट सिस्टम एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी। तो सर अभी ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में के बताना चाहा तो मैं ये है कि सर ने जो डाटा है हमें प्रोवाइड किया था, एक बुकलेट किया था जिसमें सभी कुछ जो इम्पोर्टेंट डाटा है ट्राइब्स के बारे में वो प्रोवाइड किया था। एंड मोरेओवर जो ट्राइब्स अभी न्यूज़ में है उनके बारे में कुछ हैपनिंग्स हो रही है तो वो भी सर ने हमें प्रोवाइड किया था। जैसे ही कि एक एग्जांपल है कि अपातनी ट्राइब करके जो किसी ने कवर नहीं की थी, एंड यू कैन फाइंड इन शिवा तेजा सर्स बुक्स। सर ने अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली कवर की थी एंड वो मैं एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस कर पाया और वहाँ पे अच्छे से लिख के भी आया। सो दैट वाज वन फैक्टर। मोरेओवर सर ने एक आर्कियोलॉजी करके एक सेक्शन होता है सर, उसको अच्छी काफ़ी एक्सटेंसिवली कवर किया था, डायग्रामेटिकली एक फ्लो चार्ट बना के ही कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, लाइक पैलोलिथिक से मीजोलिथिक, नियोलिथिक के स्टेजेस होते हैं इवोल्यूशन के, तो उसको एक अच्छी तरह से एक टैबुलेटर फॉर्मेट में सर ने दिया था। तो आई थिंक दैट वाज वेरी हेल्पफुल रादर दैन जो अपन जो ट्रेडिशनल बुक्स है उसको पढ़ना वो काफ़ी बोरिंग सा लगता है। अगर तुम किसी चीज़ को एक अच्छे वे से रिप्रेजेंट करोगे तो पढ़ने में भी एक दिलचस्पी आ जाती है और बार बार तुम पढ़ भी पाओगे और वो इजीली रिटेन भी कर पाओगे। सर कुल मिला जुला के जो मैं समझ पाया हूँ कि जो भी पेपर के अंदर सिमिलरिटी है, डिफरेंस है, अगर आपके पास एक सही गाइडेंस होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसा कि आपने शिवा तेजा सर का कई बार आपने जिक्र किया कि उन्होंने आपको किस तरीके से हेल्प किया, तो एक सही मेंटर का होना बहुत आवश्यक है। और जब हम चूज कर रहे होते हैं अपनी कोचिंग तो हमें ये कोशिश करना है कि हम एक अच्छे टीचर को चूज कर पाएँ, जिसके बाद हमें किसी और से ये सलाह लेने की आवश्यकता ना पड़े, किसी और से स्ट्रेटजी पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहाँ पे शिवा तेजा सर का जो रोल रहा है आपकी जर्नी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा लाइक वो हर कोचिंग ना डेमो क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा अगर तुम्हें लेना हो तो तुम डेमो क्लासेस दे सकते हो कि लाइक हाउ ही टीचेस, एंड उसके बाद में अपना डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है। सर एक क्वेश्चन हम ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड और करना चाहेंगे क्योंकि सर आपने MBBS कर रखा है और आपने एंथ्रो ऑप्शनल ले लिया, तो सर ये चेंज चूँकि आपने अपना जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था उसे आपने चेंज किया, एंथ्रो पे आपने किया, जो कि कम्प्लीटली कंट्राडिक्टिंग है।
तो सर जब हम ऑप्शनल चूज कर रहे होते हैं उस वक्त हमें ये किस तरीके से चूज करना है कि ये ऑप्शनल मेरे सूटेबल है, इस ऑप्शनल में मैं अच्छा कर सकता हूँ? ऑप्शनल चूज़ करने के मल्टीपल पैरामीटर है। देखो, फर्स्ट तो ये कि इट विल बी बेटर रहेगा कि तुम अगर ऑप्शनल अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड लो। अभी मेरा क्या था, एमबीबीएस मेडिकल किया था और जो ऑप्शनल था वो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, जो बायोलॉजिकल भी होता है और सोशल कल्चरल पार्ट भी होता है। सो लगभग 50% उसमें बायोलॉजिकल पार्ट आ जाता है। सो दैट्स वाई मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया था। तो वो एक अपना ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो गया। सेकंड की जो मार्केट में तुम्हें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, कि जैसे मैंने शिवा तेजा सर का बताया था उनका जो प्रोग्राम से, उस तरह से तुम्हें कोई अच्छे वेल इस्टेब्लिश टीचर्स वगैरह मिल रहे हैं कि रिसोर्सेज टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल रहे हैं ईजिली। कभी कभी लिटरेचर वगैरह जो एब्सक्योर ऑप्शन होते हैं उनका मार्केटली ईजिली नहीं मिलता है। सो वो एक है। और तीसरा एक जो ट्रेंडिंग होता है हर साल के यूपीएससी के में एक ऑप्शन होता है जो बच्चे लेते हैं और में भी अच्छे से, हाँ या तो ट्रेंडिंग में रहता है। तो अभी एंथ्रो अच्छा खासा ट्रेंडिंग में चल रहा है और अभी हम देखते हैं कि टॉपर निकलते हैं। सो वो एक फैक्टर याद रखना चाहिए। जी सर, हमने कई एस्पेक्ट पे बात किया, हमने आपके प्रिपरेशन जर्नी पे बात किया। सर हम चाहेंगे कि आप एक क्वेश्चन और भी बता दें। जब आप तैयारी कर रहे थे और चूँकि आपकी 3-4 वर्ष की जर्नी रही है, तो इस दौरान ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि नहीं यूपीएससी एग्जाम मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं फिर से जो है डॉक्टर वाले प्रोफेशन में जाता हूँ, मैं उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, ये प्रोफेशन मेरे लिए नहीं है? ये तो फर्स्ट टाइम जब रिज़ल्ट लगा था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, जब मैंने इंटरव्यू दिया था और एक नया जोश था कि भाई करना ही है, वो हो जाएगा। और ये बात थी ना, मैं बचपन से एक अच्छा खासा टॉपर स्टूडेंट था, कभी फेल्योर नहीं मिला था, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं थी कि जो नहीं मिला था। और ये फर्स्ट टाइम सेटबैक मिला था तो काफ़ी ईगो जैसा हर्ट हो गया, तो थोड़ा बुरा लगा था कि मेरा कैसे नहीं हुआ मैं बचपन से जो टॉपर था अब कैसे नहीं हो गया। तो यूपीएससी एग्जाम है ही ऐसा कि इट मेक्स यू हम्बल। बिल्कुल सर, अभी शक्ति दुबे मैम का ही मैं देख रहा था तो उन्होंने बताया कि सबसे मतलब शुरुआत से टॉपर रही हैं, बट उनका यूपीएससी एग्जाम में नहीं हो रहा था। ऐसे बहुत सारे और 5 साल का जर्नी था मैम का, दैट वाज वेरी जी। उस दौरान में आपको मोटिवेट रखना वो बड़ी मुश्किल की बात है। सर हमने कई सारे एस्पेक्ट पे बात कर लिया है। अब हम चाहेंगे कि लास्ट में अगर हमसे कुछ मिस हो रहा हो और आपको लगता हो कि मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, ये एस्पिरेंट के लिए ज़रूरी है, तो सर हमें एक बार गाइड कर दें कुछ। अपने तो बिल्कुल लगभग सब चीज़ें कवर की है, बट आई वांट थिंक कि लाइक यूपीएससी में करंट अफेयर का जो है, तुम्हें लेटेस्ट हैपनिंग तुम्हारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रही है वो काफ़ी तुम्हें बारकाई से देखनी चाहिए और उसके अपडेट रखना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर आपको शेरो शायरी का शौक है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इंट्रोवर्ट शाय काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो ज़्यादा कुछ इतना नहीं। सर मैं ही एक शायरी सुना के वीडियो को एंड कर देना चाहूँगा। जरूर। दोस्तों एक बहुत अच्छी शेर है कि पाँव दलदल में हो लेकिन जमाए रखो, हाथ खाली ही सही लेकिन उठाए रखो, कौन कहता है कि चलने में पानी टिक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखो। जो ये शेर है इसका अगर मैं आपको अब ये मीनिंग बताऊँ तो इसका मीनिंग यही है कि आप जब प्रयास कर रहे होते हैं तो कई बार आपको जो सफलता नहीं मिलता है, आपको कई बार फेलियर का सामना करना होता है, आप कई बार डिमोटिवेट होते हैं, पर उस वक्त आपको घबराना नहीं है, उस वक्त आपको लगे रहना है। क्योंकि जब आप लगे रहते हैं तो एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जिस वक्त आप सफल हो जाते हैं और उस वक्त आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं जो मैंने अपना स्ट्रगल किया, जो मैंने अपनी जर्नी रखी, जो मैंने अपना हार्ड वर्क किया वो वेस्ट नहीं गया, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकला है। और यूपीएससी एग्जाम है ऐसा कि जब आप करते हैं इसे और आप सफलता पाते हैं, वो मोमेंट सर इतना अच्छा होता है, वो इतना प्रेस्टीज का मोमेंट होता है कि आपने जो स्ट्रगल कर रखा है सब कुछ आपको लगेगा कि बहुत कुछ नहीं, एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। हमने सर से बातचीत करके जो भी सर की जर्नी रही है, जो भी सर की स्ट्रेटजी रही है, जो भी सर का एक्सपीरियंस रहा है, कोशिश किया है कि आप सब तक पहुंच पाए और आप सब उससे बहुत कुछ सीख पाएँ। बाकी अगर आपको सर के साथ जुड़ना है तो सर का इंस्टाग्राम जो अकाउंट है, जो भी सर के साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल्स अगर सर के हैं तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ताकि आप वहाँ जाके सर के साथ जुड़ पाएँ और आप एक सही गाइडेंस के साथ तैयारी करें। क्योंकि आप सही गाइडेंस के साथ तैयारी नहीं करेंगे तो वो आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप सही गाइडेंस के साथ तैयारी करें। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपके मन में अभी भी कुछ डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि टाइम से उसका रिस्पॉन्स दे पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग।